अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करने हैं और उसके लिए आपकी बुक का पेज नंबर 217 है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफ 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, यानी कि सबसे पहले आपको करंट की वैल्यू गिवन है, हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वैल्यू हमें गिवन है 1 एम्पेयर। नेक्स्ट वो कह रहा है थ्रू अ कॉपर वायर हैविंग 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, अब हमें पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम साथ में 10⁻⁻² लगाते हैं ना। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब है हम जब इसको लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर, बिकॉज 1 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं या 10⁻² करते हैं। अब अगर स्क्वायर है तो फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन एंड 10 किलोमीटर लेंथ, तो लेंथ की वैल्यू जो है वो हमें 10 किलोमीटर गिवन है। 10 किलोमीटर, किलो 10⁻³ होता है तो हमारे पास 10,000 मीटर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर टू ट्रेवल फ्रॉम वन टू अनदर एंड ऑफ द कंडक्टर। टाइम रिक्वायर्ड जो है वो आपने कैलकुलेट कर लेना है और आपसे कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। इस फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉपर के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज 8.5 × 10⁻28। ठीक है, ये हमें इसकी वैल्यू गिवन है। अब आपने जो है वो यहाँ से टाइम कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम लोगों को पता है ना कि वेलोसिटी जो होती है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमें डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का फासला होता है, लेंथ होती है ना, यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है तो हम फिर अपनी कोई न्यू बना सकते हैं ना कि वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपने टाइम को सॉल्व करना है तो हम अपनी कोई को रीअरेंज करते हैं, v × t इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगा और टाइम की वैल्यू जो है वो l डिवाइडेड बाय v आ जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में देखें तो हमें लेंथ तो गिवन है लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें डाटा गिवन है, हमने वेलोसिटी खुद कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी, ठीक है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है 1 डिवाइडेड बाय ईटा ए ई। तो 1 डिवाइडेड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमें गिवन है 8.5 × 10⁻28 इंटू एरिया हमें कितना गिवन है 1 × 10⁻⁴ और ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻19 कूलम सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हुआ करता है। ठीक है, अब हम इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 डिवाइड की फॉर्म में 8.5 एक्सपोनेंट 28 मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.6 एक्सपोनेंट -19 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1361234 ठीक है, अब जो वी डी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1361234। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7.352 × 10⁻⁷ मीटर्स पर सेकेंड। ये हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई है। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 हमें कहती है t इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ हमारे पास है 10,000 डिवाइडेड बाय 7.352 × 10⁻⁷। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं 7.352 एक्सपोनेंट -7, तो हमारे पास जो टाइम का आंसर आ गया वो आ गया 1.36 × 10⁻10 सेकेंड्स। पता है कि 1 ईयर जो है उसमें 365 डे होते हैं, हर डे में 24 आवर्स, हर आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर के लिए हम देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3600, हमारे पास आता है 3153600। ठीक है, 6000। तो हम अपने आंसर को वापस कन्वर्ट कर लेते हैं
हम लिखेंगे कन्वर्टिंग टाइम इनटू ईयर्स, और हमारे पास आ जाएगा t इक्वल्स टू 1.36 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 31536 is equals to 431 years। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम जो है ये करंट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब है हमने करंट कैलकुलेट करना है। आगे लिखा हुआ है इनसाइड द ईएमएफ सोर्स हैविंग पोटेंशियल ऑफ 12 वोल्ट्स, वी की वैल्यू जो है वो आपको 12 वोल्ट्स गिवन है, एंड टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू है 0.02 ओम्स, ठीक है। आपने I सॉल्व करना है, तो हमारे पास ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR। I की वैल्यू आ जाएगी V डिवाइडेड बाय R, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 0.02, तो हमें करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 डिवाइडेड बाय 0.02, तो हमें मिल जाएगा 100 एम्पेयर्स करंट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखें तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ ईएमएफ सोर्स। टर्मिनल पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम VT से रिप्रेजेंट करते होते हैं, ये आपने सॉल्व करना है। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 10 ओम्स, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आपको 10 ओम्स गिवन है, एंड करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल्स आर 1 एम्पेयर एंड 10 वोल्ट। करंट की वैल्यू जो है वो आपको 1 एम्पेयर गिवन है, और आगे क्या था, करंट एंड इंटरनल पोटेंशियल। इंटरनल पोटेंशियल यानी कि ईएमएफ की वैल्यू जो है वो आपको 10 वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि आपने टर्मिनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू होती है VT इज इक्वल्स टू E माइनस IR, ठीक है। अब इसमें आप बारी बारी वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो हमारे पास बनेगा टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल्स टू 10 वोल्ट माइनस I की वैल्यू 1 है और रेजिस्टेंस है 10, तो VT इज इक्वल्स टू 10 माइनस 10, तो टर्मिनल वोल्टेज जो है वो हमें 0 मिल जाएगी। तो 4 में देखें तो आपसे कह रहा है देयर इज अ कॉपर कॉइल ऑफ हैविंग 200 टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो आपको कॉपर कॉइल के गिवन है 200, ठीक है। 2000 लिखा हुआ विद 0.8 मिलीमीटर स्केल क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो 0.8 मिलीमीटर स्केल। अब देखिए मिली की वैल्यू 10⁻³ होती है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ लगाते हैं, लेकिन जब मिलीमीटर स्क्वायर है तो हमारे पास 10 की पावर -6 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। द लेंथ पर यूनिट पर टर्न इज 80 सेंटीमीटर। लेंथ की वैल्यू जो है वो आपको 80 सेंटीमीटर गिवन है, यानी कि 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें तो 80 इंटू 10⁻² मीटर्स। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आपने रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और आपको उसने आगे क्या कहा हुआ है कि जी रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉपर वायर इज, रेजिस्टिविटी जो है वो उसने आपको बताई है 0.02 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। अब हमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू को अगर हम देखें ना, तो हम यहाँ पे हमें प्रीफिक्स गिवन है माइक्रो, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे इनटू 10⁻⁻6 ओम मीटर, ठीक है। अब हमें जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का वो होता है ρL डिवाइडेड बाय A। ये तो स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो आपको लेंथ की वैल्यू नहीं गिवन है, तो फिर आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर कैलकुलेटिंग लेंथ, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 2000 इंटू लेंथ हमें गिवन है 80 इंटू 10⁻², सही। इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 80 एक्सपोनेंट -2, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 1600 मीटर्स, ठीक है।
अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है, तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1 r इज इक्वल्स टू रो की जगह पे 0.02 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ की जगह पे आ जाएगा 1600 डिवाइडेड बाय एरिया की जगह पे आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6। अब इन वैल्यूज को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0.02 एक्सपोनेंट -6 मल्टीप्लाइड बाय 1600, हमारा आंसर आता है 3.2 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3.2 एक्सपोनेंट -5 डिवाइडेड बाय 0.8 एक्सपोनेंट -6, तो हमारा आंसर आ जाता है 40 ओम्स। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और एक तरह का प्रूफ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें तो आपसे वो क्या कह रहा है कि जी अ पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर जो है वो कितनी है, 1 ओम्स है। ठीक है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम वायर। आपने रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम वायर कैलकुलेट करनी है ऑफ 1/3 ऑफ लेंथ एंड 1/3 ऑफ डायमीटर। और इसकी जो लेंथ ऑफ मैग्नीशियम वायर है वो लेंथ ऑफ सिल्वर के 1/3 है, और दूसरा इसने क्या कहा हुआ है कि जो डायमीटर ऑफ मैग्नीशियम वायर है वो डायमीटर ऑफ सिल्वर के 1/3 के इक्वल है। ठीक है, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 30 टाइम्स दैट ऑफ सिल्वर, और फिर हमें ये भी गिवन है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि जो रो एम है वो 30 टाइम्स ऑफ रो एस के इक्वल है। इसको मैं कोई नंबर 1 कह के अभी फिलहाल यहीं पे छोड़ देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाय ए। तो पहले हम मैग्नीशियम के लिए कर लेते हैं पहले सिल्वर गिवन था तो पहले सिल्वर के लिए कर लेते हैं। फॉर सिल्वर हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू रो एस एल एस डिवाइडेड बाय ए एस। ठीक है, यानी कि ये जो एस है ये सिल्वर के लिए लगाया गया। एरिया जो है वो स्टूडेंट्स पाए आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमारे पास आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एस एल एस डिवाइडेड बाय पाई आर का स्क्वायर सिल्वर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है। ठीक है, अब ये बात हम मैग्नीशियम के लिए करते हैं। फॉर मैग्नीशियम तो हमारे पास आ जाएगा आर एम इक्वल्स टू रो एम एल एम डिवाइडेड बाय ए एम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो एम एल एम जो है लेंथ ऑफ मैग्नीशियम वो इक्वल है लेंथ ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय 3 के इनटू एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मैग्नीशियम में पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना। अब देखें यहाँ पे हमें एरिया के फॉर्मूला में रेडियस गिवन होता है या फॉर्मूला में रेडियस इन्वॉल्व हो रहा होता है, लेकिन हमें उन्होंने डायमीटर के बारे में बताया है। तो रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है ना। इसका मतलब है हम यहाँ पर पुट करेंगे एरिया ऑफ मैग्नीशियम में d डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 मैंने क्यों पुट किया कि ये हमें 3 गिवन था और उसका हाफ होता है, तो जब हम उसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमें 9 मिल जाएगा। एरिया की इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा रो एस एल एस डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आर एस इंटू पाई आर स्क्वायर रो एस एल एस बन जाएगा। रो सिल्वर के लिए आपने लेना है तो आर एस मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ सिल्वर की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में 1 गिवन थी, तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल एस इक्वल्स टू रो एस। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी पाई आर स्क्वायर एल एस इज इक्वल्स टू रो एस। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ठीक है, अब यही सारी सिंप्लीफिकेशन जो हमने सिल्वर के लिए की है यही हम मैग्नीशियम के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी कि रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इक्वल्स टू रो एम एल एम डिवाइडेड बाय ए एम आ जाएगा। तो हम पुट कर लेंगे जी रो एम एल डिवाइड बाय 3 आएगा, बिकॉज जो लेंथ ऑफ मैग्नीशियम है वो लेंथ ऑफ सिल्वर से 3 टाइम्स है, 1/3 ऑफ लेंथ ऑफ सिल्वर है।
और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 9। क्यों? बिकॉज जो डायमीटर है मैग्नीशियम का वो डायमीटर ऑफ सिल्वर के 3 टाइम्स है। तो जब आप d/3 यहाँ पे पुट करेंगे और r का स्क्वायर लेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो है वो 9 हो जाता है। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रो m मल्टीप्लाइड बाय l डिवाइड बाय 3। इसको जब आप ऊपर लेकर जाएंगे इनवर्स करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 3 1 जार 3 3 3 जार, तो हमारे पास बन जाएगा रो m 3l डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। इसको जो है वो बल्कि हम रो की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इस इक्वेशन में देखें तो हमारे पास आ जाएगा आर एम मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू रो m 3l। यहाँ से हमने रो m की वैल्यू लेनी है तो आ जाएगी आर एम मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ l। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। ठीक है, अब मैं जस्ट मेरे पास स्पेस कम है, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करना है तो मैंने इसलिए सामने स्टेप्स किए, मैं आपको एक दफा बता देती हूँ। देखिए l/3 है, ये मैंने l/3 लिखा, ये डिवाइड में आ रहा है तो जब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लेते हैं ना, ये हो जाएगी 9 बाय पाई आर स्क्वायर। तो देखिए मैंने लिखा 9 बाय पाई आर स्क्वायर, ये 3 इससे कैंसिल हो गया तो न्यूमरेटर वाली सब टर्म को देखें तो 3l रो m बचा, मैंने भी सब लिख दिया, और डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर बचा, मैंने भी सब लिख लिया। अब हमने ये जो फैक्टर है ये आर एम के इक्वल था तो मैंने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया कि इस आर एम को पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और रो एम जो है वो 3l के इक्वल आ गया। अब देखें हमें क्वेश्चन में जो गिवन था इक्वेशन नंबर 1 में वो दोनों की यानी कि मैग्नीशियम की और सिल्वर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हवाले से इंफॉर्मेशन गिवन थी। तो हम लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, 1 वो थी तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। पुटिंग 2 एंड 3 इक्वेशन इन 1। तो हमारे पास सबसे पहले क्या गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मरकरी, तो हम लिखेंगे आर एम मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3l इज इक्वल्स टू 30 टाइम्स ऑफ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय l। ठीक है, ये वाला पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला लेंथ इस लेंथ से कैंसिल हो जाएगा, तो आर एम डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 30 बच जाएगा। तो आर एम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो रेजिस्टेंस जो है वो 90 ओम्स हमें मिल जाएगी मरकरी के लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ये एक प्रूफ है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है और ये हमारा केवीएल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन द 1 ohm रेजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। अब सबसे पहले हम सर्किट बना लेते हैं। ये उसने हमें एक बैटरी बताई है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस अटैच है, यहाँ पर भी, और ये पहला लूप है। नेक्स्ट यहाँ पर भी रेजिस्टेंस अटैच है, ये अगेन एक बैटरी लगी हुई है, और फिर इस ब्रांच में भी रेजिस्टेंस अटैच है। ठीक है, इसके साथ उसने लिखा हुआ है 6 वोल्ट्स। ये जो बैटरी है दैट इज ऑफ 9 वोल्ट्स। ये 9 वोल्ट्स की बैटरी है, ये जो है वो 6 वोल्ट्स की बैटरी है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम्स की है, ये 1 ओम्स की है, ये भी 3 ओम्स की है और ये भी 3 ओम्स की है। ठीक है, और लूप को उसने नाम दिए हुए हैं ए ई बी और सी डी और एफ। ठीक है, अब बारी बारी हम लूप्स में वैल्यूज लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए केवीएल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने करंट की डायरेक्शन असाइन करनी होती है। ठीक है, तो हम दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं और ये हमने अपनी मर्जी से असाइन करना होता है। तो मैं आपसे कहती हूँ कि इस लूप में जो मैंने करंट की डायरेक्शन असाइन किया है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, और अगेन इस लूप में भी जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, दोनों लूप्स में करंट की डायरेक्शन असाइन हो गई है। अब बारी बारी हम इन पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं केवीएल। तो पहले हम लिखते हैं अप्लाइंग KVL ऑन AEBF। ये जो पहला लूप है इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब और से आपने देख के चले जाना है। मैं आपसे कह रही हूँ कि इस जो लूप में करंट फ्लो करने वाला है दैट इज I1 और इस लूप में जो फ्लो करने वाला करंट है दैट इज I2। दो डिफरेंट लूप्स है ना, तो दोनों लूप्स में अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। ठीक है, तो देखिए अब आप यहाँ से मूव कर रहे हैं, तो मैंने आपसे कहा था जहां पर भी बैटरी लगी होती है तो बैटरी के लिए आप बैटरी के जब आप मूव कर रहे होते हैं ना तो मूव करते हुए आप बैटरी के जिस टर्मिनल पर एंड कर रहे होते हैं वो वाला साइन लगता है। देखिए यहाँ से मूव करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंड कर रहे हैं ना, तो
हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव E1। ठीक हो गया। फिर देखें यहां से नीचे मूव करें तो यहाँ पर तो कोई कंपोनेंट गिवन नहीं है। फिर देखें आप यूं मूव करें तो अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका मतलब है करंट भी इस तरह फ्लो कर रहा है, करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन और आपने जो लूप में मूव करने की डायरेक्शन ली है वो दोनों सेम है, तो इसलिए हमारे पास रहेगा माइनस I1 R1, इसको मैंने R1 कहा है। ठीक है। अब आप जो मैंने अभी बात बोली है आप यूं बात को याद रखें तो भी ठीक है, आप इस तरह से याद ना रखें, आप ये कहें कि ये देखें ये रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर का ये टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो हमने जो पॉइंट्स लिखे थे वो हमने ये लिखे थे कि पोटेंशियल ड्रॉप अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहा है, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है ना, कमी आ रही है। और जो ड्रॉप इन पोटेंशियल है वो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लगाते हैं, और जो राइज इन पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल बढ़ रहा हो ना कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हो, तो फिर हम उसके साथ पॉजिटिव साइन लगाते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है तो इसलिए हम इसके साथ नेगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है। फिर अब यहाँ पर भी आप देखें कि मूव करने की डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन है तो भी बात ठीक है। और देखिए ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब इस रेजिस्टर का ये एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है और ये एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो देखिए आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा है, तो हम लिखेंगे माइनस। अब देखें ये जो ब्रांच EF है ये दोनों लूप में कनेक्टिंग ब्रांच है, तो इसमें से फ्लो करने वाले करंट को हम लिखते हैं I1 माइनस I2 और इसकी रेजिस्टेंस को मैं R2 कह देती हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा R2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। ये बात आपने गौर से देख लेनी है, मैंने आपको बताया था ना जो कनेक्टिंग ब्रांच होती है उसमें करंट जो होता है वो दोनों लूप में मूव करने वाले करंट को माइनस करने से आता है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 वोल्ट वाली जो EMF1 वाली वैल्यू है वो क्या है, 6 है, माइनस I1 गिवन ही नहीं है, R1 कितना है, 3 है, माइनस I1 माइनस I2 गिवन ही नहीं है, R2 कितना है, 1 है, इक्वल्स टू 0 है। इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें, 6 वोल्ट माइनस 3 I1 माइनस I1 माइनस माइनस प्लस होके I2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब देखें ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 6 वोल्ट माइनस 4 I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सही हो गया। अब यही चीज, यही KVL जो है वो हम सेकेंड लूप पर अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग KVL ऑन EBFC, इस लूप पे अप्लाई करेंगे। अब इस लूप पे अप्लाई करते हुए देखें हम इस तरफ से मूव करके जा रहे हैं और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो देखें ये वाला जो रेजिस्टर है ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है और ये जो टर्मिनल है ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स माइनस I2 और इस वाले रेजिस्टेंस को फॉर एग्जांपल मैंने I3 कह दिया, तो माइनस I2 R3 आ जाएगा। फिर हो गया माइनस। अब देखिए यहां से जब आप मूव करेंगे तो ये भी जो करंट हो जाएगा ये कनेक्टिंग ब्रांच का करंट है, तो हम लिखेंगे माइनस, और याद रखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे I2 माइनस I1। क्यों? बिकॉज इस वाले लूप में से मूव करने वाला करंट I2 है ना, तो ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू लिखते हैं, तो इसलिए हम I2 माइनस I1 लिखेंगे। जिस भी लूप के हवाले से बात कर रहे होते हैं ना, पहले हम इस लूप में बात कर रहे थे तो इस लूप में करंट I1 था तो हमने लिखा I1 माइनस I2। अब हम सेकंड वाले लूप में बात कर रहे हैं, इसमें करंट I2 था तो हम लिखेंगे I2 माइनस I1, और यहां से मूव करने वाले रेजिस्टर को हम R2 कहेंगे, फिर माइनस के साथ। फिर यही बात है कि ये वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है या नेगेटिव के साथ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव किया जा रहा है, तो फिर स्टूडेंट्स रहेगा माइनस साइन, तो वापस आएगा माइनस I2R4। और फिर देखें आप यूं मूव करेंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंड कर रहे हैं, तो हमारे पास आएगा पॉजिटिव E2 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये E2 हो गया। ठीक है। अब इस इक्वेशन में बारी बारी वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 2 I2 माइनस R2 की वैल्यू है 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1 I2 प्लस 1 I1 माइनस I2। R4 की वैल्यू कितनी है 3, तो मेरे पास आएगा 3 I2 प्लस 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0। अब अगेन हम लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें ये और ये आपस में सिमिलर है, तो माइनस 3 I2 प्लस 1 I1 माइनस 3 I2 प्लस 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखें ये और ये आपस में सिमिलर है, तो माइनस 6
I2 प्लस 1 I1 प्लस 9 वोल्ट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैंने इस दोनों को सॉल्व किया है और इससे पहले मैंने इन दोनों को सॉल्व किया था, ठीक है। अच्छा, अब आप इस इक्वेशन में देखें कि हमने इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक टर्म को कैंसिल करना है। एक टर्म से मुराद ये है कि या तो I1 और या तो I2 इनको कैंसिल करना है, ताकि हमारे पास इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई होके हमें एक करंट की वैल्यू मिल सके, या I1 की मिल सके या I2 की मिल सके। देखिए इस इक्वेशन में I1 के साथ -4I1 है, ठीक है। और गौर से बात सुनिएगा, इस इक्वेशन में I1 के साथ +1I1 है। अगर इस वाली इक्वेशन को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर हम ऐड करने से दोनों इक्वेशन में से एक करंट की वैल्यू ले सकते हैं ना। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि हमने मैथ्स में इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 तरीके पढ़े होते हैं ना। एक हमने पढ़ा होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। एक हमने पढ़ा होता है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, और एक हमने पढ़ा होता है साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम जो है वो साइमल्टेनियस मेथड ऑफ सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग अबव इक्वेशन बाय 4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि 6 4s आर -24I2 प्लस यहां से आ जाएगा 4I1 प्लस 36V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में इसको नाम दे देती हूँ। अब हम जस्ट दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड करेंगे, तो हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 क्या थी 6 वोल्ट -4 I1 प्लस I2 इक्वल टू 0। यहां से क्या था 36 के साथ प्लस, फिर +4 I1, फिर -24 I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये देखिए माइनस और प्लस वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई। 36 में 6 ऐड करें तो 42, और प्लस माइनस माइनस करते हैं साइन बिगेस्ट टर्म वाला, तो -23 I2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 42 इज इक्वल टू 23 I2 हो जाएगा। I2 की वैल्यू लेना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 23। तो हम क्या करते हैं कि 42 डिवाइडेड बाय 23 करके करंट की वैल्यू ले लेते हैं 1.826 एम्पेयर हमें मिल गया है I2। अब देखें इस I2 की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें ना तो हमारे पास I1 आ जाएगा। तो मैं लिख लेती हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है 6 वोल्ट -4 I1 प्लस I2। I2 की वैल्यू क्या है 1.826 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि 6 प्लस 1.826 करें तो 6 प्लस 1.826 जो है वो 7.826 आ जाएगा, यानी कि 7.826 -4 I1 इक्वल्स टू 0। तो 7.826 इज इक्वल्स टू 4I1, और I1 की वैल्यू यहां से आ गई 7.826 डिवाइडेड बाय 4। 7.826 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास I1 क्या आ गया 1.9565 एम्पेयर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस। ये देखिए 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए आपने फाइंड करना था, तो हम कहेंगे वैल्यू ऑफ करंट फॉर 1 ओम रेजिस्टर। और 1 ओम रेजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा था वो क्या था I1 माइनस I2 था। I1 की वैल्यू है 1.956 और I2 की वैल्यू हमने क्या ली थी 1.826। इनको माइनस कर लें तो 1.956 माइनस 1.826, तो हमारा आंसर आता है स्टूडेंट्स 0.13 एम्पेयर। ये यस करंट हमने फाइंड करना था ना, तो 0.13 एम्पेयर I1 माइनस I2, यानी कि रेजिस्टर 1 में से जो फ्लो करने वाला करंट था उसकी वैल्यू हमें मिल गई 0.13 एम्पेयर्स। थोड़ा सा शायद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आपने केवीएल को अपने माइंड में रखना है। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 लूप्स है तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं लूप्स में डायरेक्शन असाइन करते हैं। ये देखिए मैंने डायरेक्शन असाइन की है एंटी क्लॉकवाइज, आप अपनी मर्जी से कोई भी डायरेक्शन असाइन करते थे, कर सकते हैं जो भी आपका दिल करे, ठीक है। डायरेक्शन असाइन करने के बाद
पहले लूप पर केवीएल अप्लाई किया, आपने जो है वो ईएमएफ सोर्स को, और जहां पर रेजिस्टर लगा होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप आता है, ठीक है। और जितने भी ईएमएफ सोर्स होते हैं उनकी तो बात ही सिंपल होती है कि आप जब मूव कर रहे होते हैं तो मूव करते हुए आप बैटरी, ये बैटरी का साइन है ना, बैटरी के जिस टर्मिनल पर एंड करते हैं, जैसे देखिए अगर आप यहाँ से यूं मूव कर रहे हैं तो ये बैटरी का नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मूव करते हुए गुजरते हुए आखिर में पॉजिटिव टर्मिनल आया, इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे यूं कहूँ ना कि हम इस डायरेक्शन में मूव करते हुए, तो आपने एंड किया नेगेटिव टर्मिनल पर, तो फिर यहाँ पर -E1 आना चाहिए था, ठीक है। ये बात आप गौर से देखेंगे। और पोटेंशियल ड्रॉप की बात भी हुई है कि ये रेजिस्टर है, इसका अब आप इस तरफ को मूव करके जा रहे हैं ना, इसका ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, ये वाला एंड बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करके जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल को हम हायर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लोअर पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। तो चीज हायर से लोअर की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब है पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा होगा, इसलिए स्टूडेंट्स हमने माइनस साइन लगाया, ठीक है। फिर आगे भी पोटेंशियल में ड्रॉप आ रहा था और यहाँ पर भी जितने भी रेजिस्टर्स थे उनके पोटेंशियल्स में ड्रॉप आ रहे थे, तो हमने माइनस साइन लिखा। फिर हमने दोनों को सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस बनाई। इस इक्वेशन को हमने देखा कि अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमें एक करंट की वैल्यू कैंसिल होती हुई मिल सकती है, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन ये बनी, दोनों को ऐड किया, सिंप्लीफाई करने से हमें I2 मिल गया। अब एक करंट की वैल्यू मिल गई है, दूसरी की आपने कैलकुलेट करनी है, तो जिस इक्वेशन में आपका दिल करता है पुट कर दें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, सिंप्लीफाई किया, तो मुझे I1 मिल गया। अब बुक में था कि हमने 1 ओम रेजिस्टर, ये जो कनेक्टिंग रेजिस्टर था दोनों लूप्स का, इसकी हमने करंट कैलकुलेट करना था, तो इसमें फ्लो करने वाला करंट I1 माइनस I2 था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो करंट की वैल्यू है वो मिल जाएगी स्टूडेंट 0.13 एम्पियर्स।